नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आने से पहले समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि बीजेपी सरकार ने उपचुनाव में धांधली की है। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम आने के बाद वह मीडिया को कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसमें मतदाताओं को निकलने से रोका जा रहा है। अखिलेश ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। इस कार्यक्रम में कांग्रेस, बीएसपी और जेडीयू के 3 पूर्व कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राज्य में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उपचुनावों में धांधली की है। परिणाम आने के बाद वह मीडिया को कुछ ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसमें मतदाताओं को बाहर निकलने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आने से पहले समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। सत्ताधारी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं अखिलेश यादव के द्वारा। वो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये बता सकते हैं कि उपचुनाव में धांधली हुई है। देखिए पल्लवी, एक बात समझने वाली होगी कि कल 7 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट आना, और ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। लेकिन एक बात समझनी होगी, अखिलेश यादव पहले भी ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर विपक्ष लामबंद होकर के क्यों नहीं ईवीएम पर सवाल उठाता है। अगर चुनाव में धांधली हुई है तो उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई गई। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक हार के नजरिए से भी अगर देखा जाए कि हार के नतीजे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसे हम सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं। देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और इस चुनाव को अगर सेमीफाइनल के तौर पर देखेंगे तो जहां एक और बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी अपने को आगे करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बीएसपी के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं इसमें एक सीट भी जीत पाना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इससे पहले बयान दिया था कि 2022 में साइकिल की सरकार बनेगी और ये उपचुनाव तय करेगा कि भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार ही आनी है। लेकिन अब इस तरीके का बयान आना कि चुनाव जो हुए हैं उसमें बीजेपी ने धांधली करी है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जिस दिन वोटिंग हो रही थी अगर ऐसे वीडियो सामने आए थे या उसके बाद भी तो चुनाव आयोग से शिकायत क्यों नहीं करी गई है। बीजेपी भी जाहिर सी बात है यही सवाल करेगी। दूसरी ओर बीजेपी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि 7 की 7 सीटें, 6 हालांकि बीजेपी के पक्ष में थी इससे पहले, लेकिन अगर 7 की 7 सीटें बीजेपी का दावा है कि 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। अब देखना यह होगा कि कल जो रिजल्ट आता है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में रहता है या बीजेपी के। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर के जनता बीजेपी से खासा नाराज है और कल इस जो रिजल्ट आ रहा है इसमें ये बात साफ दिखाई देगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता बीजेपी से नाराज है या समाजवादी पार्टी से। अब सीधे तौर पर कल रिजल्ट आना है और अखिलेश यादव आज से इस पर सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। जी, तो ऐसा मान लिया जाए कि अभी से भूमिका तैयार की जा रही है कि अगर जीत गए फिर तो वाह वाह है ही, अगर नहीं जीते तो कम से कम आरोप लगाने के लिए कुछ तो बचेगा ही, क्योंकि वो पहले से ही कह रहे हैं धांधली हुई है और कांग्रेस की तरफ से हमेशा से ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं। तो मतलब अभी से भूमिका तैयार की जा रही है कि अगर हार गए तो कुछ कहने के लिए हमारे पास होगा। जी बिल्कुल पल्लवी, सीधे तौर पर अगर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है तो जिस तरीके से दावे किए गए थे कि 2022 में साइकिल आएगी और ये उपचुनाव ये तय करेगा कि भविष्य में साइकिल आ रही है, अगर ऐसे में समाजवादी पार्टी की हार होती तो कहने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसको लेकर के वीडियो भी बनाए गए हैं, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके पास में कई वीडियो है जिसका कल वो सीधे तौर पर मीडिया के सामने लेकर के आएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर चुनाव आयोग से इसकी शिकायत क्यों नहीं करी गई है। देखिए 2022 का जो चुनाव है वो पूर्णतः त्रिकोणीय है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस एक बार फॉर्म में आ रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सेंधमारी है वोटों की वो बसपा और सपा के ही वोटों में है। बीजेपी के पास अपने कोर वोट बैंक है जो लगातार बीजेपी को वोट करते आए हैं। लेकिन अगर इन 7 सीटों की बात करें तो इसमें कई ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के फेवर में जा रही है। लेकिन अब
जनता ने किसको चुना है, किसको वोट दिया है, इसका खुलासा कल ही होगा। ऐसे में पहले से ही इस बात की तैयारी कर लेता कि अगर हार का सामना करना पड़ा तो कहने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसा कि आप बता रही है। बिल्कुल सही बात है कि वो इस बात की तैयारी जरूर कर रहे हैं कि अगर हार का सामना करना पड़ा तो कहीं ना कहीं कुछ उनके पास ऐसे सबूत है जो वो मीडिया के सामने लाएंगे और हार का ठीकरा बीजेपी के ऊपर तोड़ेंगे। जी ठीक है, हार जीत तो अपनी तरफ है ही। देखिए पुनीत, यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये उपचुनाव ये भी तय कर देंगे कि प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी कौन सी है, वो सपा है या बसपा? देखिए, सीधे तौर पर पल्लवी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि इन 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है ये सेमीफाइनल है और हर पार्टी की दिशा और दशा ये चुनाव तय करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस की बढ़ोतरी हुई है, एक और समाजवादी पार्टी को बीजेपी की ओर से खतरा है, तो जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सपा और बसपा में बेचैनी है, क्योंकि जो सेंधमारी है वो ओबीसी वोटों में है, अल्पसंख्यक वोटों में है और ये पूर्व वोट बैंकिंग कही जाती थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की। जिस तरीके से मायावती, आपने देखा होगा कि मुखर हुई है कांग्रेस के खिलाफ में, अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बात का एहसास कर रही है कि प्रियंका वाड्रा के आने के बाद से कांग्रेस एक्टिव हुई है और कांग्रेस फिर से फॉर्म में आ रही है। अगर एक सीट का भी नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं 2022 में अगर कांग्रेस इस उपचुनाव में एक सीट पर कब्जा कर ले जाती है तो 2022 में कांटे की टक्कर होगी और जो वोट कटेंगे वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के ही वोट कटेंगे। मायावती पहले से ही इस बात को डिक्लेयर कर चुकी है कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्हें बीजेपी का साथ लेने में भी कोई आपत्ति नहीं। हालांकि इस बात का उन्होंने खंडन किया था, लेकिन जिस तरीके से इशारे जो दिख रहे हैं राजनीति के वो साफ नजर आ रहे हैं कि 2022 में कहीं ना कहीं मायावती बीजेपी के समर्थन में आ सकती है। ऐसे में अखिलेश की अगर मुख्य प्रतिद्वंदिता होगी तो वो कांग्रेस के साथ होगी और इसके साथ बीजेपी के साथ होगी। बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये होगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक साथ में होंगे और कांग्रेस कहीं ना कहीं सेंधमारी करेगी। तो अब बचाव की स्थिति है और ऐसे में अगर इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है तो यह हार का ठीकरा किसके सर पर आ जाएगा, उसकी तैयारी आज ही अखिलेश यादव ने कर ली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि यूपी के उपचुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां इस समय काफी तेज हैं और वहीं अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों में धांधली की है। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर है। लोगों का कहना है कि यहां कोरोना ने अपने तीसरे फेज के चरम पर पहुंच गया है। यही वजह है कि हजारों संक्रमित मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं। इसके बाद भी लोगों के मन में कोरोना को लेकर बिल्कुल भय नहीं है। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में दिवाली से पहले खरीदारी कर रहे लोगों की भीड़ देखें तो ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में कोरोना हो ही ना। दिल्ली के अधिकांश मार्केट में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई लोग बिना मास्क के भी मार्केट में घूम रहे हैं। दिल्ली के मार्केट में भीड़ का आलम यह है कि सड़कों पर चलने की जगह तक नहीं है। लोग मार्केट में एक दूसरे से टकराते हुए चल रहे हैं। खासकर दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में कुछ से ज्यादा ही भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर पूरे शहर से लोग दिवाली त्योहार से पहले खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में आज ही कोरोना के 7,745 नए केस सामने आए हैं। वहीं अब कुल मामलों की जो संख्या है वो 4,38,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा था कि राजधानी में कोविड-19 का तीसरे दौर जो है वो चरम पर है और मामलों की संख्या देखकर लगता है कि यह अब तक का सबसे बुरा चरण है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन होटल्स और बारात घरों की सेवाएं लेने की अभी कोई योजना नहीं है। ये बहुत अच्छा है, पटाखे बंद हो गए हैं, इससे प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। दिल्ली में बहुत दिक्कत नहीं आएगी लोगों को। अभी बाहर निकलते हैं आंखों में धुआं ही धुआं हो जाता है निकलते ही बाहर। ऐसे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। बहुत अच्छा रहेगा ये दिल्ली के लिए। नहीं, वैसे पटाखे गवर्नमेंट ने बैन किए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन क्या कहते हैं प्रदूषण को देखते हुए अभी देखो प्रदूषण दिल्ली में कितना बढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर को आज से प्रदूषण तो बैन कर ही दिया है। प्रदूषण नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए इतनी परेशानी हो रखी है इस समय आँखों में जलन को लेकर के। जब दिल्ली वाले की सेहत ठीक नहीं रहेगी तो फिर बेकार है। अब गवर्नमेंट इतने इंतजाम कर रही है, कभी हरियाणा से पराली आती है, कभी कुछ आता है, तो जब तक एक एक स्टेप को हम लोग नहीं देखेंगे तब तक तो बेकार है।
और खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, किस तरह के मार्केट के हालात इस समय दिल्ली में नजर आ रहे हैं? जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, उसमें देखकर ये कहीं नहीं लग रहा कि दिल्ली में कोरोना का तीसरा चरण चल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है कि दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस का जो तीसरा चरण है, यानी कि जिस तीसरे चरण से दिल्ली को बचाने की कोशिश की जा रही थी, वही तीसरा चरण अब स्टार्ट हो चुका है। और कहीं ना कहीं 7,000 से ज्यादा केस दिल्ली के अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से मार्केटों की बात करें, जिस तरीके से आपने भी कहा कि सरोजनी नगर मार्केट या फिर और जो मार्केट है, उनके अंदर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं वो नदारत दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये दिक्कतें जरूर आ रही हैं, मगर दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेकर इतनी गंभीर नहीं नजर आ रही। क्योंकि अगर कैसे ये कहें कि दिल्ली सरकार कहीं गंभीर है, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को पकड़ना पड़ेगा जो अधिकारी मार्केट के अंदर गाइडलाइन के द्वारा बैठाए गए हैं। मगर मार्केट में गाइडलाइन के द्वारा जो अधिकारी हैं वो निदारत है, और कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मगर देखिए, एक चीज स्पष्ट है, चाहे सरोजनी नगर मार्केट हो या फिर दिल्ली करोल बाग मार्केट हो या फिर चाहे सदर बाजार मार्केट हो, यहाँ पर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का सिर्फ नाम ही नाम है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो एक दूसरे से चिपक कर नहीं चल रहा हो। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी, क्योंकि लगातार इसी तरीके से वायरस बढ़ता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता को भी दिक्कत आएगी, डॉक्टरों को भी दिक्कत आएगी, और यहाँ तक कि सरकारों को भी दिक्कत आएगी। मगर बात करें पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं काफी के अंदर, मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने और एनजीटी ने कह सकते हैं ग्रीन लेवल के जो पटाखे हैं उन पर बैन लगाया है। मगर देखने वाली बात है कि क्योंकि दिल्ली के अंदर दिवाली सर पर है, और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं 7 तारीख से जो पहले ग्रीन लेवल के पटाखे दिखे हैं, उनको लोगों को वो लोग तो ही कहीं ना कहीं जलाएंगे जरूर, और जब जलाएंगे तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा। मगर सरकारों को बड़े कड़े कदम उठाना होगा। मगर सबसे पहले एक कदम और उठाना होगा, जो पराली जल रही है, यानी कि हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर जो पराली जलाई जा रही है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि जो पराली है उनकी, किसानों की, वो ली जाए और उनसे कहीं ना कहीं उनका मुआवजा दी जाए, और कहीं ना कहीं उस पराली को ऐसी जगह यूज किया जाए जहां से बेनिफिट निकल सके। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन ये तस्वीरें काफी चौंकाने वाली है, और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि प्रशासन कहाँ है, दिल्ली पुलिस कहाँ है? अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया जाता है, लेकिन इस तरह की तस्वीरों पर क्या दिल्ली सरकार का, दिल्ली पुलिस का कोई भी ध्यान नहीं है? देखिए, बिल्कुल बता दें, एक चीज स्पष्ट है, जिस टाइम पे कह सकते हैं लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे पुलिस, दिल्ली पुलिस की जो जवान थे, उनको कोरोना योद्धा का खिताब भी दिया गया था। मगर आप बात करें, जहां अनलॉक हो चुका है, दिवाली सर पर है, और कहीं ना कहीं फेस्टिवल भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर बात करें जो कोरोना योद्धा थे, यानी उस टाइम के जो कोरोना योद्धा थे दिल्ली पुलिस, वो आप कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, ना कि जनता के बारे में। क्योंकि गाइडलाइन के द्वारा दिल्ली पुलिस के पास अथॉरिटी है, ऑर्डर दिए हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको लोगों को पालन कराना है। मगर दिल्ली पुलिस सिर्फ खानापूर्ति करती नजर आ रही है, क्योंकि अगर मीडिया कर्मी वहां पहुंचते हैं मार्केटों के अंदर, तो थोड़ी देर के लिए खानापूर्ति हो जाती है, और उसके बाद में सब कुछ वैसे का वैसा हो जाता है। दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों के बाद फुटपाथ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं लोग बाग जो है बाजारों के अंदर चलने के मजबूर है, और एक दूसरे से चिपक के चलने को मजबूर है। क्योंकि जगह जब कम हो जाएगी तो नेचुरल बात है कि लोग बाग एक दूसरे से चिपक के चलेंगे, और जो कह सकते हैं जो कोरोना वायरस है वो फैलेगा ही फैलेगा। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें वाकई में भयावह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लग रहा है कि दिल्ली वासियों को कोरोना का कोई खौफ नहीं है, और सटकर चल रहे हैं लोग, पैर रखने तक की जगह नहीं है इन मार्केट्स में। भयावह ये तस्वीरें हैं, और सरकार और दिल्ली पुलिस को इन तस्वीरों का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने जिला पुंछ में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करते हुए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि ये हथियार कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों तक पहुंचाए जाने थे। समय रहते पुलिस और सेना की इस कार्रवाई ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विशेष सूचना के आधार पर एसओजी और असम 10 बटालियन के संयुक्त दल ने पुंछ एलओसी पर स्थित किरनी सेक्टर में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि सीमा पार से कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के लिए हथियारों की एक बड़ी खेप भेजी गई है। यह खेप नियंत्रण रेखा पर ही कहीं छिपाई गई है, और कुछ दिनों में इन हथियारों को ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से घाटी पहुंचाया जाना है।
तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने किरनी सेक्टर में चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया। जंगल में एक चट्टान के नीचे सुरक्षा बलों को एक बड़ा बैग दिखाई दिया। उसे खोलने पर सुरक्षाकर्मी यह देखकर दंग रह गए कि पूरा बैग हथियार और गोला बारूद से भरा हुआ था। बरामद किए गए हथियारों में 4 AK-56, उसकी 4 मैगजीन, AK के 141 राउंड, 2 AGL ग्रेनेड, 2 हैंड ग्रेनेड, 20 इस्लामिक डायरी, 1 ऊंट की थैली और AK-47 का सामान समेत अन्य सामग्री शामिल है। देखिए, आज पुंछ पुलिस और आर्मी के लिए एक एंटी मिलिटेंसी फ्रंट पे बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें मैं बता दूं कि कल हमने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें SOG पुंछ और 10 असम जो आर्मी की यूनिट है किरनी एरिया में। और जब ये सर्च सुबह स्टार्ट हुई तो दौरान सर्च हमें बड़े पत्थरों के नीचे एक बैग मिला और जब हमने उस बैग की सर्च की तो बैग में से काफ़ी आर्म्स एंड एम्युनिशन मिले, जिसकी डिटेल जो है वो इस प्रकार से है कि AK-56 जो हैं वो 4 हैं, उनके साथ मैगजीन्स हैं, साथ उसके 141 राउंड हैं, UBGL हैं, AGL हैं और इस तरह के काफ़ी जो सामान है वो असला हमें वहाँ से बरामद हुआ है। इनिशियल जो इनपुट्स मिल रही हैं वो यही था कि ये लश्कर तोयबा द्वारा भेजा गया सामान था, असला एम्युनिशन, जिसका इस्तेमाल जो है वो वैली में होना था और ये बड़ी कामयाबी माना जा रहा है इस एरिया में इस तरह का इतना आर्म्स एंड एम्युनिशन का मिलना। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, जानकारी हम आपसे चाहेंगे। पुंछ में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकियों का समर्थन कर रहा है, खास करके बर्फबारी से पहले आतंकियों के खेत और हथियार जो है आतंकियों तक पहुंचाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है, ऐसे ही एक कहे कि सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि एक LOC के पास किरनी का इलाका है, वहां पर कुछ हथियार जो है छुपाए हुए हैं। जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो एक बैग जो है वो बरामद किया गया जिसमें 4 AK-56, 4 मैगजीन, 141 राउंड और 2 हैंड ग्रेनेड, 2 AGL ग्रेनेड और इस्लामिक डायरी जो है वो मिली थी। ये हथियार कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में लश्कर तोयबा के आतंकियों को पहुंचाए जाने थे, जो और वर्कर की मदद से, क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरह से हथियारों की कमी हो रही है, आए दिन आतंकी जो है वो मारे जा रहे हैं और लगातार वहां पर बड़े बड़े कमांडर जो हैं सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा चुके हैं और अब लगातार आतंकियों को हथियार पहुंचाने के लिए ऐसी घिनौनी हरकतें पाकिस्तान ने शुरू कर दी हैं और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। ऐसे ही उसके बाद पूरे इलाके, खासकर के किरनी का पूरा इलाका जो है उसको चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है कि अगर आतंकियों की तरफ से हथियार पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर छोड़े गए हैं तो उनका पता चल जाए और इस मामले पर FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले पर FIR दर्ज कर ली गई है रविंद्र, लेकिन जानकारी ये भी हम चाहेंगे कि कोई और जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये जो आतंकी ठिकाना था, क्या यहाँ पर आतंकवादी रह रहे थे और क्या अभी कोई सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? इसके अलावा ये जानकारी मिल पाई है कि इतनी भारी मात्रा में ये हथियार कहाँ से इन्हें मुहैया करवाए गए होंगे? देखिए, ये बिल्कुल LOC से सटा हुआ इलाका है पुंछ का किरनी। यहाँ पर आतंकियों की तरफ से जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैं उनकी तरफ से ये हथियार जो है LOC के पास छोड़े गए हैं और एक पत्थरनुमा जो है छोटी सी गुफा थी उसमें ये हथियार जो है वो रखे गए थे ताकि आतंकियों को पहुंचाए जाए। हालांकि उसके जब इंफॉर्मेशन मिली, हालांकि पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया। उस दौरान ये बैग गिरा है जिसमें AK-56 में 4 है और 4 मैगजीन और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि घाटी के अंदर बैठे जो आतंकी हैं उनको उन तक पहुंचाया जाना था, लेकिन अब पुलिस और जो सेना के जवान हैं वो लगातार चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की खेप जो है वो पहुंचाई जाए हथियारों की, तो उनको यहाँ पर फिर से
बिल्कुल रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने जिला पुंछ में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करते हुए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया है और इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और वहीं हरियाणा कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं से जुड़े बिल का विरोध किया। एनएसयूआई के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष दिव्यांशु बुधिराजा ने कहा कि यह मात्र भ्रमित करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह नियम हरियाणा में लगने वाली नई इंडस्ट्री पर लागू होगा। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि पिछले दिनों में कितनी इंडस्ट्री हरियाणा में आई है। इसके अलावा दिव्यांशु सरकार का एमबीबीएस फीस बढ़ाने के फैसले का विरोध करते हुए नजर आए। प्राइवेट सेक्टर्स को हरियाणा के अंदर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा, आप युवाओं को झूठ बोलकर उनको बेवकूफ बना रहे हैं कि हम 75% रोजगार लेके आए। हम सिर्फ लोगों के सामने, हम सिर्फ हरियाणा के युवा के सामने अपना प्रोस्पेक्ट रख रहे हैं, अपना व्यू रख रहे हैं कि हमारे हिसाब से एनएसयूआई की नजर में यह बिल कहीं भी 75% जो आरक्षण युवाओं को देने की बात करी है उस पर कहीं भी 1% खरा नहीं उतरेगा। और इस बिल में सिर्फ नए निवेश और नई रिक्रूटमेंट्स के ऊपर जो 75% की बात हुई है, असल में अगर 1 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो ऐसा हमें नहीं लगता हरियाणा सरकार की नीयत या हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली से कि आने वाले समय में इस तरीके का कोई निवेश हरियाणा के अंदर सेट हो। बिल्कुल जी, जो 75% आरक्षण जो इन्होंने बिल लेके आई है इसको हम युवाओं के बीच में सचेत करेंगे और युवाओं को इसके बारे में बताएंगे कि कैसे बड़ी चतुराई से दुष्यंत चौटाला ने एक बहुत बड़ा झूठ बोलकर युवाओं की आंखों में मिर्च डालकर और एक अपना चुनावी डमडमा जो इन्होंने इलेक्शन से पहले इन्होंने एक अनाउंस किया था उसको बड़ी चतुराई से कैसे युवाओं के बीच में लेके गए और उनसे झूठ बोलने का काम किया। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की बात करें तो उसमें एक प्रस्ताव आता है युवाओं को 75% नौकरी देने का। यानी दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि उन्होंने चुनाव के समय में प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो फिर युवाओं को 75% नौकरियां जो हैं आरक्षित करके देंगे, चाहे वो प्राइवेट हों या अन्य हों। और इसी को लेकर एनएसयूआई विरोध कर रही है। कह रहे हैं कि धूल झोंकने का काम किया है दुष्यंत चौटाला ने युवाओं की आंख में। क्यों धूल झोंकने का काम किया है, क्या पूरा मामला है, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। दुष्यंत चौटाला का जो बयान आया, जो प्रस्ताव आया, उसको लेकर दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ है। दिव्यांशु, आप विरोध कर रहे हैं, आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि युवाओं की आंख में धूल झोंकने का काम किया दुष्यंत चौटाला ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने अपना वादा पूरा किया। 75% जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। पूरा का पूरा हरियाणा जो है इससे कहीं ना कहीं गदगद होता भी नजर आया था और ट्रेंडिंग में गया। जब उन्होंने ये ट्विटर के ऊपर एक स्टेटस डाला वो ट्रेंडिंग में गया और उसकी भी जो कह सकते हैं दुष्यंत चौटाला कहते नजर आए कि युवा जो हैं वो अब कहीं ना कहीं मनोहर सरकार के साथ जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है इस विरोध? देखिए जी, पिछले विधानसभा सेशन में दुष्यंत चौटाला जी द्वारा 75% आरक्षण को लेकर एक बिल पास किया गया और बहुत बड़ा बोनांजा मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर पूरी वाहवाही लूटने का दुष्यंत चौटाला ने काम किया। पर जब इस बिल को हमने स्टडी करा इस बिल को पूरे तरीके से आंध्र प्रदेश के 22 जुलाई 2019 के आंध्र प्रदेश की सरकार ने 75% रिजर्वेशन को लागू किया। लेकिन ये तो हर स्टेट की जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का हवाला दे रही हैं कि मेडिकल एजुकेशन जो है महंगी हो चुकी है। कॉलेजेस जो हैं उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हर साल बिल्ड करना पड़ता है, हर साल बढ़ाना पड़ता है, तभी उनको आगे की अनुमति मिल पाती है, तभी वो सीटें में इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही तर्क दिया जा रहा है। पिछले दिनों कैप्टन सरकार भी कुछ इसी तरह का फैसला लेती नजर आई थी, उस पर भी एक बड़ा विवाद होता हुआ नजर आया। देखिए जी, पंजाब के अंदर फीस जरूर बढ़ी थी, हरियाणा के अंदर भी 55,000 से फीस आज 80,000 हो गई है, जिसको इन्होंने 10% पर ईयर वो बढ़ा भी दिया है। पंजाब के अंदर जो फीस इंक्रीमेंट हुई थी, पर ये जो 10 लाख रुपए का ये बॉन्ड भरवाया और 7 साल का आपने खुट्टा बांधना है एमबीबीएस के विद्यार्थी का, अगर कल को उसने एमडी करनी है उसका भी प्रावधान उस पॉलिसीज के अंदर नहीं है। वो बोल रहे हैं कि वी विल नोटिफाई यू लेटर। कम से कम आप ये तो क्लियर करिए कि आपने एमबीबीएस के जो छात्र को एडमिशन दिलवाया है, 5 साल बाद उसकी डिग्री हो जाएगी, अगर उसे एमडी करनी है तो उसे आपके इस ऑप्शन के थ्रू एमबीबीएस करे या ना करे। और दूसरी बात, जब 4 और 5 तारीख को ऑल इंडिया कोटे से 15% विद्यार्थी उसके अंदर एडमिशन ले चुके हैं और 6 तारीख को आप फीस बढ़ा रहे हो, जो जिस विद्यार्थी ने अपनी सीट लॉक कर ली है वो विद्यार्थी कहां जाएगा? अब उसे सोचना पड़ेगा कि 40 लाख का जो लोन है या तो वो अपने परिवार में किसी से ले या सरकार उसे अगर देगी तो वो 5 साल के बाद, 5.5 साल के बाद 45 लाख रुपए का लोन अपने गले में डाल के उस कॉलेज से निकलेगा। तो इस मामले को लेकर क्या अगली रणनीति बनाई है? इस मामले को लेकर हम अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में धरना प्रदर्शन करेंगे और माननीय राज्यपाल
राज्यपाल जी से भी इसको मिलकर उनको ज्ञापन देंगे ताकि उनके संज्ञान में भी ये चीज आए, और कोशिश करेंगे कि एनएसयूआई हरियाणा हर मोर्चे पर खड़े हो एमबीबीएस के विद्यार्थियों के साथ और इस फैसले को हम रोल बैक करवाएं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर दो बड़े मसले हैं और दोनों को लेकर एनएसयूआई जो है वो प्रदेश के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू करने वाली है। सीधे तौर पर अगर हम 75% आरक्षण वाले बिल की बात करें तो उसको लेकर दिवांशु बुद्धि राजा कह रहे हैं कि हर एक कॉलेज में जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जहां पर बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे कि युवाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम जो है वो दुष्यंत मनोहर सरकार करती नजर आ रही है। यहाँ पर एमबीबीएस के जो एडमिशन के अंदर फीस में बढ़ोतरी है उसका भी ये बड़े लेवल पर विरोध करने वाले हैं। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि इनके आरोपों का दुष्यंत चौटाला किस लहजे में जवाब देते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज, चंडीगढ़। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।